गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप आप लोग प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, बट पार्टनरशिप से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनका क्या यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मीन्स बेसिक्स। बेसिक्स किसी भी चीज़ के, देखिए जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो तब तक हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमें उसके पहले जो थ्योरी पोर्शंस है उस पर फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअली में पार्टनरशिप होती क्या चीज़ है, क्यों पार्टनरशिप की जाती है, इसको करने का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि 11th में आपने पढ़ा था कि टू डिफरेंट क्वालिटी के पर्सन्स आपस में जब ज्वाइंट हैंड करते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप करने का मेन मोटिव एक्चुअली होता क्या है। पार्टनरशिप करने का मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट को, जो भी फर्म्स का प्रॉफिट है उस फर्म्स के प्रॉफिट को डिवाइड करना। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग बात करते हैं देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब मिस्टर ए के पास क्या है, कैपिटल है, बट उनके पास नॉलेज नहीं है बिजनेस को रन कराने की, चलाने की। अब वो क्या करेंगे, किसी ऐसे पर्सन्स को फाइंड आउट करेंगे जिसके पास उस बिजनेस को रन कराने की, चलाने की नॉलेज होगी, है ना। इज दैट क्लियर? तो अब पता चला वो क्वालिटी मिस्टर बी के पास है, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी से बोला कि मिस्टर बी आप और हम दोनों ज्वाइंट हैंड कर लेते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, देखिए बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है मेन मोटिव? प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी पर्सन्स या कोई भी पार्टनरशिप फर्म लॉस के लिए नहीं की जाती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को अर्न करना मेन मोटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के उन लोग उनका कहा कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लोग फ्यूचर में इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो देखिए अब हम लोग जब सोल ट्रेड की बात करते हैं, सोल ट्रेड में क्या होता था कि 1 पर्सन ही फर्म का ऑनर होता था, वही उसका प्रिंसिपल और वही उसका एजेंट होता था। एजेंट मीन्स एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, सोल ट्रेड में क्या होता था कि एक इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर होता था और वही उसका मेन ऑनर होता था और वही उसका मेन एजेंट होता था। एजेंट मीन्स यहाँ पर हमारा जो कहने का मेन मोटिव है वो है एज अ एम्प्लॉय, मतलब वो एम्प्लॉय की तरह भी वर्क कर रहा है और ऑनर भी है। ऑनर इसलिए है क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। ठीक है, और वो सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस वहाँ पर ले रहा है। सबको क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि सोल ट्रेड में जब प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी, ठीक है, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, भाई मान लेते हैं हमें लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है या डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही तो भाई सप्लाई भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है। सब मान लेते हैं मशीनरीज़, अब मशीनरीज़ का यूज़ करना है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, उसके लिए हमें चाहिए फंड्स। क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। अब फंड्स, भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फंड्स के, है ना। तो हम क्या करेंगे कि किसी ऐसे पर्सन्स को अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे जो कि हमारे फंड्स को नीड को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। तो हम 2 पर्सन्स ने मिल करके हम लोगों ने क्या किया कि एक पार्टनरशिप फर्म को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म को ऑर्गेनाइज किया। पहले आप लोगों ने 11th में जब स्टार्ट हम लोगों ने किया था तो 11th में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किया था। उसमें हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे? उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे। नेक्स्ट फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे।
उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव हमारा क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव हमारा फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना था। उसके बाद हम लोग, भाई कोई भी बिजनेसमैन है, जब उसने पूरे होल ईयर वर्क किया है तो वो अब ये रिजल्ट जानना चाहता है कि उसने जो भी वर्क किया उस वर्क को करने से उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब उसके लिए वो क्या करता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करता था। तो आपको जैसे कि मालूम है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो होते थे, और जो भी फर्म की इनकम्स होती थी, ठीक है, वो हम लोग कौन सी इनकम्स? इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स, उसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते थे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। 11th में जब स्टार्ट करते थे ये बनते थे सोल ट्रेड में। किस में बनते थे? सोल ट्रेड में। उसके बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना। बट अब क्या है, हम यहाँ उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करते थे? बैलेंस शीट। लेकिन अब देखिए, हम लोगों ने ज्वाइंट हैंड कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, तो अब इसके बीच में हमें एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है। वो अकाउंट क्या है? वो है पार्टनर्स का अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया है सबको यहाँ पर? यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, बट एक अकाउंट बीच में और ऐड हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को यहाँ तक? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पर सपोज दैट बना लिया। अब देखिए डिफिनेशन है इंडियन, देखिए फर्म, इंडिया में कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब एक प्रकार से इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसे हर पार्टनरशिप फर्म को फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। डिफिनेशन जो दी गई है, देखिए सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलोज। क्या डिफाइन किया गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप 2 पर्सन्स के बीच में क्या है? एक रिलेशंस है, ठीक है। क्या है? 2 पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है, जो कि इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा रेशियोज होंगे उस रेशियो के बिहाफ पे हम उसे डिवाइड करेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाएगा, जितने भी पार्टनर हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 4 के 4 उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई कुछ वर्क करेगा, कोई कुछ वर्क करेगा, है ना। बात समझ में आ रही? फिर आगे लिखा है ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, या फिर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन्स के द्वारा भी उस बिजनेस को रन कराया जा सकता है। बाकी पार्टनर्स एज अ स्लीपिंग पार्टनर के फॉर्म में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो केवल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी पार्टनरशिप फॉर्म का ही है। अब सपोज दैट नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे बेटा यू, आप खड़े होइए, इधर आइए, आप खड़े होइए। सपोज दैट शी इज मिस्टर ए, ठीक है, शी इज मिस्टर ए दिस साइड एंड शी इज मिस्टर बी, ठीक है। 2 पर्सन्स हैं, 2 डिफरेंट क्वालिटीज हैं इनके बीच में। क्या है? 2 डिफरेंट क्वालिटीज है। अब सपोज दैट ये बिजनेस को रन करने में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, बिजनेस को चलाने में इनको नॉलेज है, ठीक है। बट इनके, अब देखिए हर पर्सन के या हर किसी भी उसमें एक क्वालिटी होती है तो डिसक्वालिटी भी होती है,
ठीक है, कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं होता है ना। तो कुछ क्वालिटी इनके अंदर है। इनके अंदर क्वालिटी क्या है कि ये जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिजनेस को अच्छे से रन कराना जानती हैं, उसकी पूरी नॉलेज है। बट इनके पास क्या प्रॉब्लम है, इनके पास कैपिटल नहीं है, फंड्स नहीं है। अब ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। इनके पास कैपिटल है, फंड्स है, बट वो नॉलेज नहीं है मिस्टर बी के पास। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये टू डिफरेंट क्वालिटीज के पर्सन ज्वाइंट हैंड करेंगे, हैंडशेक करो। अब ये क्या हो गई, पार्टनरशिप। ठीक है, क्या हो गई, पार्टनरशिप हो गई। इन दोनों ने मिलकर के एक फर्म क्रिएट की, एक फर्म क्रिएट की जहां पर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आपस में ज्वाइंट हैंड करते हैं। आगे हमारी डिफिनेशन कहती है, आगे तुम आगे हमारी कहती है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब इन लोगों ने जो ये हैंड ज्वाइन किया ना, वो क्यों किया, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया। अच्छा, यहाँ पर एक पूरे ऑल इंडिया में एक डिफिनेशन चलती है कि भाई जो पार्टनरशिप की जाती है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को डिवाइड करना। भाई इसकी जगह लॉस भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन किसी के माइंड में नहीं आया। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो आप ये बताइए, क्या कोई पर्सन लॉस गेन करने के लिए बिजनेस करता है? लॉस गेन करने के लिए तो बिजनेस नहीं करता है ना। उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो इनका भी मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट गेन करना। अब जब इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में बन गया और उन लोगों ने मिलकर के एक फर्म को क्रिएट कर लिया, और उसको क्रिएट करने का मेन मोटिव था कि प्रॉफिट अर्न करके उस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करना, जो भी इनका रेशियो डिसाइडेड था उस रेशियो में। ठीक है, आगे कहता है और बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। अब इन दोनों में से या तो बिजनेस में दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करें, ये भी पार्टिसिपेट करें। ये सपोज दैट अकाउंट सेक्शन संभाल रही हैं और ये मार्केटिंग सेक्शन संभाल रही हैं, या तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करें। या हो सकता है कि इन्होंने कहा भाई मेरे पास कैपिटल तो है बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस को टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। ये साइड हो गई। अब इन्होंने कहा ठीक है आप कैपिटल इन्वेस्ट कर दीजिए, पूरा बिजनेस मैं संभालूंगी, मैं देख लूँगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने का मतलब या तो दोनों के दोनों उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी उसको रन करा सकता है। ये डिफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती हैं वो सब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है भाई, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए जिसे कि फर्म को फॉलो अप करना ही करना पड़ता है। क्लियर हो गया, सेट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब इसका नेचर क्या है, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अब देखिए जो पार्टनरशिप होती है उस, ठीक है ना, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लीगल पॉइंट होता है और एक अकाउंटिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, एक लीगल पॉइंट होता है और एक अकाउंटिंग पॉइंट होता है। तो जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज दैट पार्टनर ने फर्म को कुछ पे किया है तो फर्म भी पार्टनर को कुछ ना कुछ पे करेगी। सपोज दैट अगर पार्टनर ने लोन फर्म को पे किया है, लोन गिवन है फर्म को पार्टनर के द्वारा, तो फर्म क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। करेगी ना करेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गिव एंड टेक वाला यहाँ पर हिसाब किताब है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर बिजनेस को लॉस तो पार्टनर्स को भी लॉस, अगर फर्म पार्टनर्स को लॉस तो फर्म को भी लॉस। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि गिव एंड टेक है।
अगर हमने कुछ फर्म को दिया तो फर्म भी हमें कुछ ना कुछ एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें पे करेगी। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं नेचर पे। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी distinct from its partners. However, as per legal viewpoint, a partnership firm is not separate legal entity. किसके भी आप पे कह रहा है? लीगल। देखिए मैंने बताया ना, लीगल में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वही चीज तो बोला एज पर लीगल व्यू पॉइंट। लीगल व्यू पॉइंट से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? सबको समझ में आ गया यहाँ पे? नेक्स्ट, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या होता है यहाँ पर, सपोज दैट, मान लीजिए, देखिए कुछ अपने रूल्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। अब यहाँ पर क्या है कि अगर रूल्स, सब पार्टनरशिप क्या होती है? एग्रीमेंट पे चलती है। किस पे चलती है? एग्रीमेंट पे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके सेक्शन 4 में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि पार्टनर्स की जो डीड होगी, इसको हम लोग बोलते हैं डीड, ठीक है? तो पार्टनर्स के द्वारा जो डीड प्रिपेयर की जाएगी वो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ओरल हो या रिटन फॉर्म में हो, ठीक है? तो वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो ओरल रखना चाहते हैं या रिटन फॉर्म में रखना चाहते हैं। अब रिटन फॉर्म में रखना क्यों नीड है? देखिए ओरल में अगर सपोज दैट आप लोगों ने कोई डीड प्रिपेयर की है, ठीक है, ओरल में कोई डीड प्रिपेयर की, इन फ्यूचर कभी कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो अब उस डिस्ट्रीब्यूट को शॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? भाई कोई हमारे पास प्रूफ तो है नहीं। तो आप लोग सपोज दैट मान लेते हैं ए और बी 2 पर्सन्स हैं, अभी उन दोनों की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उन लोग की अच्छी फ्रेंडशिप है, उन लोगों ने ओरल मान लेते हैं सपोज दैट कर लिए, सारी चीज़ें जो भी एग्रीमेंट है वो वर्बली हो गया, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर कल को प्रॉफिट हुआ, पता चला एक के मन में लालच आ गया, उसने कहा नहीं नहीं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। अब पहला वाला जो पार्टनर है बी, वो कह रहा नहीं भाई हम लोग के बीच में तो ये एग्रीमेंट तय हुआ था। तो अब इसको भाई जब आप पहुंचे कोर्ट, अब कोर्ट भी इस पे जजमेंट किस बिहाफ पे देगी? जजमेंट कैसे देगी? वो कहेगी भाई क्या आप लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है? अब रिटन डॉक्यूमेंट तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, हम लोगों ने तो वर्बली हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था ना, हम लोगों ने क्या किया था? वर्बली डिस्कस किया था, तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, तो कोर्ट भी जजमेंट क्या देगी? तो ऐसी सिचुएशंस में जब पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटन फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो अप होंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि फॉलो होंगे। कौन कौन सा रूल्स है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड or verbal agreement, or if the partnership deed is silent on a certain point, the following provisions of Partnership Act 1932 will be applicable. Is that clear? यहाँ पर कह रहा है कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं किया गया है तो ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो अप होंगे। सपोज दैट मान लेते हैं ये दोनों ने पार्टनरशिप की थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। हमने इनको पार्टनर एज्यूम किया था, इन लोगों ने एक फर्म में पार्टनरशिप स्टार्ट की। अब अभी तो इन लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इन लोगों ने वर्बली कर लिया। भाई फ्यूचर किसने देखा है? हो सकता है कि फ्यूचर में जो है क्या कहते हैं इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अब उसको हम जो है क्या कहते हैं उस डिस्प्यूट को फाइनलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा। तो अब भाई जो जज होंगे कोर्ट में वो भी जजमेंट किस बिहाफ पे देंगे? वो कहेंगे रिटर्न एग्रीमेंट है, आप, उन्होंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई फिर जजमेंट। तो अब हमारे पास क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, जो हमारे एक्ट में रूल्स दिए गए हैं हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिर जजमेंट आपको देंगे। क्लियर हो गया? अब वो इसमें क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि पार्टनर्स के बीच में अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर किया गया यानी कि डीड रिटन फॉर्म में नहीं बनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर?
प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब सपोज दैट मान लेते हैं इन लोगों ने वर्बली किया था, तो इन लोगों ने एज्यूम किया था कि भाई कैपिटल पे हम लोग को इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब इन्होंने कहा सर हम लोगों ने तो ये आपस में एग्रीमेंट किया था कि जो है क्या कहते हैं 5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जज कहेंगे कि भाई रिटन डॉक्यूमेंट है, आपने कहा नहीं, तो वो कहेंगे फिर किस हिसाब से हम मान लें तुम्हारी बात को, क्या पता तुम सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो वो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कोई भी इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा फर्म के द्वारा। नेक्स्ट सैलरी टू पार्टनर, ना तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, ना ही कोई कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसके एब्सेंस में? पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो लोन, यानी कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 6% रहेगा। क्या रहेगा? 6% रहेगा। तो 6% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 6 पॉइंट ऐसे 5-6 पॉइंट। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब बिना पार्टनर्स की सहमति के किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिशन भी नहीं दे सकते हैं, ये भी है। इस पे सभी पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन सब की सहमति होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो हम लोग जो है क्या कहते हैं एडमिशन दे पाएंगे, अन्यथा किसी पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये सिचुएशंस या ये रूल्स किस सिचुएशंस में अप्लाई होंगे मिस्टर? आप स्टैंड अप। ये रूल्स किस सिचुएशन में अप्लाई किए जाएंगे? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। अगर सपोज दैट डीड प्रिपेयर की गई है, ठीक है, बट वर्बली प्रिपेयर की गई है, तो क्या ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे? और अगर रिटन फॉर्म में है? नहीं होंगे, क्योंकि रिटन फॉर्म में है तो वो तो एज अ विटनेस के फॉर्म में है। क्लियर हो गया सबको? सिट डाउन। नेक्स्ट, ये आपका इसका फॉर्मेट है। किसका? अब देखिए, हमारा जो हमने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब होता क्या है कि हमको यहाँ प्रॉफिट तो हो गया भाई, फर्म को ईयरली प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, क्योंकि अब हम लोग किस फॉर्म में आ गए हैं? पार्टनरशिप के फॉर्म में आ गए। अभी तक हम लोग किस फॉर्म में थे? सोल ट्रेड के फॉर्म में थे, और अब हम लोग किस में आ गए हैं? पार्टनरशिप के फॉर्म में आ गए। तो फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को अब हमें उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट की सिचुएशन में ही प्रिपेयर किया जाता है, लॉस की सिचुएशन में प्रिपेयर नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए क्या है, देखिए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो चार्ज एप्रोप्रिएशन होते हैं। क्लियर हो रहा है कि 2 टाइप के हमारे एक्सपेंसेस हैं? एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो कौन से हैं? सपोज दैट, मान लीजिए पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उस पर इंटरेस्ट पे करेगी या रिसीव करेगी? फर्म पे करेगी ना भाई, फर्म ने लोन लिया है किससे? पार्टनर से, तो उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। और अगर फर्म गिवन है लोन के द्वारा पार्टनर को, तो उस पर इंटरेस्ट वो क्या करेगी? रिसीव करेगी, ठीक है। तो जो ये दोनों एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा पार्टनर्स रेंट, इसके अलावा मैनेजर्स कमीशंस, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं?
चार्ज अगेन प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं। मींस कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारे एक्सपेंसेस तो पे करने ही करने हैं, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे फर्म पे कोई इफेक्ट, पार्टनर से कोई मतलब नहीं। उनको ये जितने भी चीज़ें मिलनी है वो तो देनी ही देनी है फर्म को। बट कुछ एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड प्रॉफिट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। वो कौन से होते हैं? सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। किसमें होते हैं? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो रहा है? इट मीन्स अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ये एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। अगर फर्म को इनकम्स नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये एक्सपेंसेस नहीं पे किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? बट जो इससे पहले मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट, मैनेजर कमीशन, वो सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी वो, जब प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस केस में उसको देना ही देना है, ठीक है। और ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन वाले कि अगर प्रॉफिट होता है तो पे होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसी सिचुएशन पे लोन पर कितना % इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा? 6% प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैनेजर कमीशन निकालने के 11th में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 2 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज होते हैं, कौन कौन से? बिफोर सच कमीशन और आफ्टर सच कमीशन। बिफोर सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बिफोर सच कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। एंड आफ्टर सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर सच कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर सच कमीशन तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर सच कमीशन तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सपोज दैट वहां पर क्वेश्चन में ये दोनों ही सेंटेंस मेंशन नहीं है। सपोज दैट क्वेश्चंस में दोनों ही सेंटेंस मेंशन नहीं है कि बिफोर है या आफ्टर है, ये सेंटेंस मेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग मैनेजर को कमीशन किस फॉर्मूले से पे ऑफ करेंगे? बिफोर सच कमीशन के फॉर्मूले से पे ऑफ करेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि बिफोर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक। हमने बताया था, जैसे भी अभी हम लोगों ने एक्सपेंसेस 2 टाइप के बताया था, एक बताया था अगेंस्ट प्रॉफिट और एक बताया था एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। तो बहुत से इसमें क्या होता है कि इसके 2 मेथड है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एक्सपेंसेस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट, क्योंकि वो किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। जब 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोग रेंट कहाँ शो करते थे? रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते थे। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ शो करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते थे। मैनेजर कमीशन कहाँ शो करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते थे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको? तो अगर ये पॉइंट्स हैं तो इट मीन्स पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो है क्या कहते हैं, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें कि हम लोग पहले प्रॉफिट यहाँ शो कर लेते हैं। एक शॉर्टकट मेथड है जिसका यूज़ हम लोग अधिकतर बच्चे अपना, क्योंकि भाई देखिए लॉन्ग मेथड से करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, है ना, बहुत ज़्यादा। तो हमें वहाँ पर टाइम को भी फोकस करना है कि 3 आवर में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है।
तो हमें तो टाइम अपना कंज्यूम करना। कैसे? अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उसका अमाउंट इनर में मेंशन कर देंगे। अब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर माइनस करते चलेंगे। सपोज दैट कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, इन सब को हम इस प्रॉफिट के वैल्यू से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसे हम लोग कहाँ शो करेंगे? आउटर में शो करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो हमेशा याद रखना, पार्टनर को सैलरी मिले, कमीशन मिले या कोई भी अदर रेमुनेशन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो ईयरली होगा, ना कि मंथली होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये मेंशन किया गया होगा कि जे सपोज दैट मिस्टर ए को जो है सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, बट सैलरी जो दी गई है वो 500 रुपये पर मंथ पे की गई है, 500 रुपये पर मंथ। अब जो हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो तो पूरे होल ईयर का करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है, पूरे 1 ईयर का होता है ना फाइनेंशियल ईयर। तो हमें जो सैलरी या कमीशन जो भी लेना है वो हम लोग कितने मंथ का लेंगे? 12 मंथ का लेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर 500 रुपीज़ सैलरी पर मंथ पे की जा रही है तो 12 मंथ की कितनी हो गई? 6000 हो गई। तो हमेशा याद रखना सैलरी वगैरह जो है पूरे ईयर की मेंशन की जाएगी। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पर मंथ, पर क्वार्टर या हाफ ईयरली दे सकता है। ठीक है, अगर क्वार्टर्स में दिया होगा कि मान लेते हैं कि 400 रुपये पर क्वार्टर, तो पूरे ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 400 इंटू 4 करेंगे तो 1600 हम क्या करेंगे यहाँ पर अमाउंट शो कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से कमीशन हमने आपको बता दिया, निकालने के 2 मेथड हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखना ओपनिंग कैपिटल पे ही फाइंड आउट की जाती है। आईओसी किस पे फाइंड आउट की जाती है? ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट की जाती है। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस में कई बार क्या होगा कि आपको जो है क्या कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल मेंशन होगी क्वेश्चन में। अब ये हम लोग कैसे समझेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना वहां पर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दिया होगा उस प्रॉफिट का ईयर क्या है, उस प्रॉफिट का ईयर क्या है, वो ईयर में को फोकस करना। अगर सपोज दैट वहां लिखा है 31 मार्च 2016, ठीक है, तो इट मीन्स वो जो प्रॉफिट है वो हमारे एंडिंग ईयर का है और हमें जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वो भी तो एंडिंग ईयर का ही प्रिपेयर करना है, वो भी तो हमें एंडिंग ईयर का ही प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इट मीन्स अब हमारी वो जो कैपिटल देखो, कैपिटल भी अगर दी है 31 मार्च 2016 और प्रॉफिट भी दिया है 31 मार्च 2016, तो इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है वो? क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए यहाँ पे समझिए, सपोज दैट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये गिवन है और इसकी डेट जो आपको मेंशन है वो डेट मेंशन है 31 मार्च 2016। ठीक है, और अब कैपिटल जो है पार्टनर्स की, सपोज दैट ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख, ये अमाउंट यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये इसकी जो डेट मेंशन है वो भी 31 मार्च 2016 की है। तो ये कौन सी कैपिटल है हमारे पास? ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस पे क्या हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट किस पे प्रोवाइड करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? अब अगर डेट हम यहां पर चेंज करते हैं, सपोज दैट हमने कर दिया 2015, 16 की जगह पे यहां पे हमने कर दिया 15, तो अब बताइए ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। इट मीन्स ये लास्ट ईयर हमारे पास थी, 31 मार्च को लास्ट ईयर थी, तो नेक्स्ट डे ही तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट डेट को ही तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि जो 31 मार्च 2015 को हमारी कैपिटल थी वही तो 1 अप्रैल 2015 को हमारी हो गई, तो इट मीन्स ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। तो क्या अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही फाइंड आउट की जाती है। क्लियर हुआ सबको? तो अब हमें इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला, याद है आपको? क्या होता है? ओके, प्लस ड्राइंग, ओके, माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। सपोज दैट प्रॉफिट की जगह पे फर्म को लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लॉस को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। बिल्कुल सही कहा इसने, क्लैपिंग करिए इनके लिए, बिल्कुल सही बताया। सिट डाउन। देखिए, आप लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था बेटा? देखिए इधर ब्लैक बोर्ड पे देखिए सब लोग, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग अब हम लोग क्या करते थे? जब क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे तो ड्राइंग को माइनस करते थे, है ना? तो माइनस ड्राइंग हो गया और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को ऐड ऑन करते थे, ठीक है, और लॉस को हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे। और एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे। एडिशनल कैपिटल को प्लस करते थे, ठीक है। कब करते थे? जब हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती थी। जब हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती थी तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन में प्रॉफिट को ऐड ऑन करते थे और लॉस को माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल को प्लस करते थे। लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमने आपसे ये पूछी थी, ओपनिंग कैपिटल पूछी थी, है ना? हमने आपसे जो पूछा था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई? ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर प्लस हैं वो वहाँ माइनस कर दीजिए, और जो यहाँ पर माइनस हैं उसको वहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए। क्लियर? तो हमारी क्या हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। जब ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? अब ये बताइए, अभी हमने बताया कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट प्रिपेयर किया करते हैं। वो कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको बनाने का मेन मोटिव क्या है? क्यों बनाया जाता है? आप बताइए। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। अच्छा, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तो बनाते हैं। उसमें कौन कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हम शो ऑफ करते हैं? ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पार्टनर्स रेंट, है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सारे एक्सपेंस है। बट एक मेथड मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट मेथड, कि हम लोग अलग से अकाउंट प्रिपेयर ना करके इसी अकाउंट में भी उसको सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसे बाहर शो कर देंगे। ये भी तो बताया था। अगर आप उस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, है ना भाई, टाइम सेव करना है आपको, तो उस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी आप उसको प्लस माइनस उस एडजस्टमेंट को करने के बाद जो आएगा उसको आप बाहर शो कर दीजिए। उसके बाद ये सारे, अच्छा, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अकाउंट को हम अगर देखेंगे तो फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में। और फर्म्स की इनकम जो होगी वो कहाँ शो होगी? क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं, हम लोगों ने ये सारी बातें तो हो गई, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ड्राइंग क्या है? जब कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी या मनी के फॉर्म में कोई अदर चीज़ें, जैसे काइंड्स में गुड्स वगैरह, ठीक है, विड्रॉ कर लेता है,
अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। अब अगर पार्टनर्स में ये डिसाइड है कि भाई हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है, हम लोग ड्राइंग करेंगे और उस पर इतने % इंटरेस्ट हम पे करेंगे फर्म को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतने % इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगी। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, इनकम होगी। भाई फर्म ने आपको क्रेडिट पे पैसा प्रोवाइड कराया है, आप पार्टनर हो और आपको प्रोवाइड कराया है, जब आपने पैसा मांगा फर्म ने आपको दिया, तो क्या वो अमाउंट आप विद इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करोगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, बिजनेस के लिए नहीं लिया था उसको, ठीक है, तो फर्म की क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए पूरा चैप्टर हमारी थ्योरी पर बेस्ड है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस सिचुएशन में क्या होता है और होता है तो क्यों होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर सबसे इजी, और बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे वो MCQs वगैरह में हो या आपके थ्योरी पोर्शन में हो, ठीक है, थ्योरी पोर्शन इन द सेंस MCQs में ही, ठीक है, और न्यूमेरिकल पोर्शन में भी इसी से अधिकतर आते हैं। मान के चलिए कि 15 मार्क्स को अकेले कवर अप करता है, ये 15 to 16 मार्क्स को अकेले ये चैप्टर कवर अप करता है पूरे बोर्ड में 80 मार्क्स के पेपर में। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। अब ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन, देखिए जो ड्राइंग्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक रेगुलर बेसिस ड्राइंग और एक इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग। अब रेगुलर बेसिस ड्राइंग क्या होती है और इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग क्या होती है? अब अब्बास एंड आयुष कम, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है और इनरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। सपोज दैट 2 पार्टनर्स हैं, आयुष एंड अब्बास, 2 पार्टनर्स हैं आयुष एंड अब्बास, ठीक है। अब इन दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया, स्टार्ट किया, ठीक है, इन्होंने कुछ कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट की बिजनेस स्टार्ट करते समय और कुछ कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की, ठीक है। अब इन लोगों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट बना कि भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो भी हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है फर्म में उस पर हम लोगों को इतने % के हिसाब से इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, और अगर हम फर्म से विड्रॉ करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं तो इतने % हम लोग इंटरेस्ट देंगे, ठीक। अब सपोज दैट इन्होंने कहा कि भाई मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं मनी इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पूरे बिजनेस को रन करा लूँगा, मैं चला लूँगा अकेले, आप केवल इन्वेस्टमेंट करिए। अब उसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे सैलरी भाई मैं लूँगा, एक्स्ट्रा वर्क करूँगा तो सैलरी वगैरह मैं लूँगा, तो इनको सैलरी भी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरा वर्क देख रहे हैं। अब ये तो नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? जो करेगा, जो मेहनत करेगा उसी को तो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सपोज दैट इन्होंने कहा कि मैं पर मंथ फर्स्ट डे को 5000 फर्म से विड्रॉ करूंगा। मींस हमारा अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल को इन्होंने 5000 विड्रॉ किया, 1 मई को इन्होंने 5000 विड्रॉ किया, 1 जून को भी इन्होंने विड्रॉ किया। मतलब कॉन्टिन्यूअस वे में पूरे होल ईयर इन्होंने 5000 फर्स्ट डे को 5000 विड्रॉ किया। इन्होंने कहा भाई जब मुझे नीड होगी मैं तब मनी विड्रॉ कर लूँगा। अब पता चला इन्होंने 1 मई को 200 या 2000 रुपी विड्रॉ किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई अब हम, इन्होंने नेक्स्ट विड्रॉ जब किया वो आया अक्टूबर 1 को इन्होंने फिर 5000 विड्रॉ कर लिया। फिर इन्होंने जनवरी में विड्रॉ किया। अब देखो, और अमाउंट 1000 विड्रॉ कर लिया।
अब ये क्या, ये कौन सी ड्राइंग कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे हैं। कौन सी है? रेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे हैं। और ये कौन सी ड्राइंग कर रहे हैं? इनरेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं, है ना? इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको रेगुलर बेसिस ड्राइंग और इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग? यस। रिपीट। ओके, सिट डाउन। हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स की हमारी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है? 2 टाइप्स की ड्राइंग होती है, रेगुलर बेसिस ड्राइंग और इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग। हमने बताया कि ये 2 पार्टनर्स हैं, आयुष एंड अब्बास, ठीक है? 2 पार्टनर्स हैं कि अब इन लोगों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट की और जो भी इन लोगों का एग्रीमेंट था रिटर्न फॉर्म में इन्होंने रखा, जो इन लोगों के बीच में आपस में तय हुआ। अब इन्होंने कहा कि मैं 5000 पर मंथ विड्रॉ करूंगा, यानी कि अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, तो इन्होंने अप्रैल में भी विड्रॉ किया, मई में भी विड्रॉ किया, जून में भी विड्रॉ किया, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, यानी नेक्स्ट ईयर मार्च 31 तक ये पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं और 5000 अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। इन्होंने 1 जुलाई को विड्रॉ किया 2000, फिर इन्होंने 30 नवंबर को विड्रॉ किया 5000, फिर इन्होंने 1 जनवरी को विड्रॉ किया 1000। अब ये बताओ, मैंने बताया था कि 2 बेसिस ड्राइंग्स होती है, एक रेगुलर बेसिस और एक इनरेगुलर बेसिस। अब इन दोनों में से कौन रेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहा है और कौन इनरेगुलर? आप ही बताओ। आयुष रेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे हैं और अब्बास इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अब तो डाउट्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब बैठिए, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रेगुलर बेसिस ड्राइंग की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग इनरेगुलर ड्राइंग की डिस्कशन करते हैं। अगर इनरेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इज दैट क्लियर? अगर 2 टाइप्स की ड्राइंग है, इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं? सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। भाई जाहिर सी बात है, जितना पैसा आपने जब विड्रॉ किया आप उतने मंथ का इंटरेस्ट दे दो, खत्म बात, ठीक है? सिंपल मेथड में तो यही होता है कि आपने जिस डेट को विड्रॉ किया उस डेट से लेके अकाउंटिंग की डेट तक का आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए फर्म को, खत्म हो गई बात। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि सबका एक एवरेज निकाला जाता है, एक एवरेज निकाल करके उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो वो टोटल एवरेज, यानी कि एक टोटल एवरेज इंटरेस्ट आ जाता है। बस यही डिफरेंस है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सपोज दैट अब्बास जो थे वो इनरेगुलर ड्राइंग कर रहे थे, तो अब्बास ने मान लेते हैं सपोज दैट 2016 में हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को। कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2017 को क्लोज हो रहा है। अब्बास ने 1 मई को विड्रॉ किया 1000 रुपीज, फिर इन्होंने 30 सितंबर को विड्रॉ किया 500 रुपीज, फिर इन्होंने 1 नवंबर को विड्रॉ किया 1000, ठीक है? ये इनका अमाउंट हो गए और ये इनकी डेट्स हो गई, अब्बास ने जो मनी विड्रॉ की, ठीक है? तो सिंपल सा इसका अब हमें निकालना है कि अब्बास को टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है फर्म को, ये निकालना है। तो भाई अब्बास ने इनरेगुलर बेसिस पे किया है, तो जिस अमाउंट का यूज जितने मंथ किया उतने मंथ का इंटरेस्ट उसको पे करना है। कोई डाउट है किसी को? भाई आपने जितना यूज किया है, जितना अमाउंट यूज किया है और जितने मंथ के लिए यूज किया है उतने अमाउंट का उतने मंथ का इंटरेस्ट पे कर दीजिए, खत्म। अब देखिए अब्बास ने, अब हमारा अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2017 को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो इस डेट से लेकर के, यानी कि 1 मई 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक कितने टाइम पीरियड होता है? कितने मंथ हुए? मंथ काउंट कर लीजिए। मई,
मई का होल मंथ लेंगे क्योंकि फर्स्ट में है, क्लियर। एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने हुए? 3, 3, 6, 3, 9 है ना, और 2, 11। मई फर्स्ट है, अप्रैल का मंथ ही तो सिर्फ लैप्स हो रहा है, तो 11 मंथ हुए कि नहीं हुए? तो 11 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर ये पे करेंगे इस वाली वैल्यू पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो वैल्यू दी है 10,000, इस वैल्यू पर ये 11 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब हमें निकालना है कितना अमाउंट बनता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है भाई? जितना इन्होंने विड्रॉ किया, तो इन्होंने विड्रॉ कितना किया था फर्स्ट में को 1000, तो 1000 इंटू रेट गिवन है। सपोज दैट रेट जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 5% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन में 5% रेट गिवन है कि जो भी पार्टनर विड्रॉ करेगा उसे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो रेट 5% मीन्स अपॉन 100 इंटू, अब अब्बास को कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करना है? 11 मंथ। तो 11 और पूरे होल ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब्बास की इस अमाउंट का जो ये जो अमाउंट है फर्स्ट में वाला, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट पे करना है। इसी तरीके से 30 सितंबर वाले का निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। अमाउंट तो मालूम है कि 500 पर इनसे इंटरेस्ट लेना है। हम फर्म है, सपोज दैट हमें अब्बास से कितने मंथ का इंटरेस्ट इस वाली वैल्यू पे लेना है, 500 वाली वैल्यू पे। तो अमाउंट तो मालूम है कि 500 पे लेना है, कितने मंथ का लेना है? तो 30 सितंबर, इट मीन्स सितंबर तो कंप्लीट हो गया, तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा ना। तो अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ और जनवरी टू मार्च 3 मंथ, यानी टोटल कितने मंथ हुए? 6 मंथ। यानी इस वैल्यू पर हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना है। क्लियर? तो क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे? 500 टोटल अमाउंट है, रेट है 5%, 5/100 इंटू 6/12। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 1 नवंबर को इन्होंने विड्रॉ किया 1000। अब अमाउंट तो हमें मालूम है कि 1000 पे हमें अब्बास से इंटरेस्ट लेना है, लेकिन कितने मंथ का लेना है भाई? नवंबर का मंथ है तो 1 नवंबर टू दिसंबर 2 मंथ, और जनवरी 1 टू मार्च 31 कितने मंथ हुए? 3 मंथ। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 मंथ। तो इट मीन्स यहाँ इस वाली वैल्यू पर हमें 5 मंथ का इंटरेस्ट लेना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1000 इंटू 5% रेट है, 5/100 इंटू 5/12 करके कैलकुलेट कर लें। अब सबका हम इंटरेस्ट जब कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज का, उसके बाद इसका क्या कर देंगे? टोटल इंटरेस्ट हम यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। हर डेट का इंटरेस्ट एड ऑन करके टोटल इंटरेस्ट हमारा फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में बैठा है जिसको कि नहीं क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ सिंपल मेथड? एनीबडी? कोई भी नहीं है? ठीक है। अब इसको हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर गिवन है कि सिंपल मेथड से सॉल्व करिए तो सिंपल मेथड से सॉल्व करिएगा, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करिए तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन में मिसिंग है, गिवन है ही नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करिए, तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं या प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, चाहे सिंपल मेथड से सॉल्व करिए चाहे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करिए। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में हल्का सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पहले डेट मेंशन की थी, फिर अमाउंट मेंशन किया था, फिर हमने यहाँ पर पीरियड काउंट कर लिए थे, मंथ काउंट कर लिए थे, उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था। बट अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इस कॉलम को नेम दे देते हैं प्रोडक्ट, इसको कॉलम को नेम दे देते हैं हम प्रोडक्ट कॉलम। तो यहाँ पर इसको आप नेम मेंशन कर दिए, इसको ए नेम, इसको बी, इसको सी, और इसको आप नेम मेंशन कर दिए डी। तो डी कैसे फाइंड होगा? बी इंटू
सी, बी इंटू सी, यानी कि आपका अमाउंट और जो टाइम है उसका मल्टीप्लिकेशन यहां पर शो कर दीजिए। क्लियर? अमाउंट एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन यहां पर शो कर दीजिए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सबको? तो भाई 11 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा बेटा? 11,000। फिर 500 इंटू 6 3000, फिर 1000 इंटू 5 5000। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका टोटल कर लेंगे। किसका? प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 19,000। अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो यहाँ यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पर यूज़ करेंगे, बस हल्का सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, एक एवरेज इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इस वाले मेथड से। ठीक है? अभी तक क्या था कि हम इंडिविजुअल हर डेट का, हर अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब हम इन सब का एक एवरेज निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। तो सॉरी, टोटल ड्राइंग के प्लेस पे टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 19,000। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया 19,000। और रेट क्या है क्वेश्चन में गिवन? 5%, 5/100। क्लियर? उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में यूज करते थे टाइम अपॉन 12। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग 1 एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक एवरेज इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, टोटल वैल्यूज का एक एवरेज इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अलग अलग मंथ रखने की नीड नहीं है, सिर्फ 1 रखिए और अपॉन में 12 रखिए। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वही अमाउंट फाइंड होगा जो कि सिंपल मेथड से यहाँ पर आया था। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? ये किस टाइप की ड्राइंग थी जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया? इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग थी। कौन सी ड्राइंग थी? इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग थी। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलर बेसिस ड्राइंग की बात, जो कि अब्बास कर रहे थे। आयुष ने आयुष जो है हमारी रेगुलर बेसिस ड्राइंग कर रहे थे, अब्बास ने इनरेगुलर की, तो अब्बास वाली ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो रेगुलर बेसिस ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। ईयरली केस, यानी कि पूरे होल ईयर तक वो विड्रॉ करे। हाफ ईयरली केस, क्वार्टरली केस, यानी हर क्वार्टर में विड्रॉ करे। ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग केसेस में डिफरेंट, सब में बिगिनिंग, मिडिल, एंड, अगर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है या मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है या मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो डिफरेंट केसेस में जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब रेगुलर बेसिस ड्राइंग की बात जब हम लोग करते हैं तो सपोज दैट इसका फॉर्मूला वही रहेगा, IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला होता है। अब सपोज दैट आयुष 5,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहे थे। मान लेते हैं इन्होंने पूरे होल ईयर विड्रॉ की, ईयरली ड्राइंग की इन्होंने। ठीक है? और कब कर रहे थे? फर्स्ट डे ऑफ मंथ। कब कर रहे थे? फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यानी मंथ के बिगिनिंग में। ठीक है? हर मंथ के बिगिनिंग में ये 5,000 विड्रॉ कर लेते हैं फर्म में से। तो 5,000 इंटू पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल ड्राइंग फाइंड हो जाएगी। कितनी हो गई? 60,000। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5% इंटू, अब टाइम। देखिए, टाइम के लिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है। 2 टाइप के फॉर्मूले, एक होता है n+1/2, सेकेंड फॉर्मूला है 1 + 0/2। ठीक? ये फॉर्मूले। अब n का क्या मीन्स है? यानी कि बिगिनिंग डेट ऑफ ड्राइंग प्लस क्लोजिंग डेट ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बट हम लोग अगर इससे कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो
तो हमेशा याद आप लोग रखिएगा कि ईयरली केस में क्या होता है कि अगर बिगिनिंग है तो 6.5 मंथ, मिड है तो 6 मंथ, एंड में है 5.5 मंथ। क्वार्टरली के केस में बिगिनिंग में कितना है 7.5 है, मिड में कितना है 6, एंड में कितना है 4.5। हाफ ईयरली के केस में क्या है 9.5। नो, वो आप 9 मंथली केस बता रहे हैं। 6 मंथली के केस में एक सेकेंड 6 मंथली के केस में अगर फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट 6 मंथ है तो क्या होगा 3.5 बिगिनिंग, 3 मिड एंड एंड 2.5, ठीक है। और अगर सेकेंड हाफ है तो 9.5 बिगिनिंग में, 9 मिड में और एंड में 8.5 मंथ। इज दैट क्लियर? अगर अब यहाँ पर क्या है, ईयरली केस है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या 9 मंथली है? ईयरली केस है। तो अब ये किस डेट को कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, है ना। तो बिगिनिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए? 6.5 मंथ का। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट कर देंगे इनका ड्राइंग। क्लियर हो गया? तो उसको कैलकुलेट करने के बाद ए की ड्राइंग यहाँ मेंशन करेंगे इनर में, बी की ड्राइंग यहाँ मेंशन करेंगे और दोनों का टोटल आउटर में शो कर देंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि सैलरी अगर बोथ पार्टनर्स को पे हो रही है तो सैलरी को मेंशन करने के बाद नीचे पार्टनर्स के नेम लिखेंगे। जिस पार्टनर को जितनी सैलरी मिल रही होगी पहले उसे इनर में शो करेंगे, उसके बाद फिर टोटल उसका बाहर शो करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उसके नेम से शो कर देंगे। सपोज दैट एक्स को मिल रही है सैलरी केवल, ठीक है, तो 2x सैलरी अकाउंट डायरेक्ट बाहर शो कर देंगे। अगर इंडिविजुअल को मिल रही है तो डायरेक्ट बाहर शो। अगर जितने 2 या 3 पार्टनर्स को पे हो रही है तो फिर पहले सबका इनर में शो करेंगे कि किसको कितनी मिल रही है, फिर उसका टोटल बाहर शो करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? अच्छा, कई बार, हाँ यस, क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, तो कमीशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा बस वही चलेगा। अगर आफ्टर लिखा है, चाहे उसको मैनेजर, भाई वही मैनेजर है, वही पार्टनर है, ठीक है ना, बिजनेस को मैनेज भी वही कर रहा है और दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है सपोज दैट, तो पूरे बिजनेस को मैनेज वही कर रहा है। तो चाहे उसको आप मैनेजर कमीशन बोल लीजिए, चाहे आप उसको पार्टनर कमीशन बोल लीजिए, ठीक है। नो, यहाँ पे तो शो ही नहीं होगा। वो किससे है? आउट ऑफ प्रॉफिट है, ना कि आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। वो किस पर है? आउट ऑफ प्रॉफिट पर है। तो इट मीन्स वो पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। अगर पीएल अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ माइनस करेंगे उसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हमने बताया कि जो है क्या कहते हैं, ये पीएल एप्रोप्रिएशन आपका यहाँ पर, इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट को डिवाइड करना पार्टनर्स में। अब कई बार ऐसा होता है, एडजस्टमेंट होती है कुछ। सपोज दैट मान लेते हैं कि मिस्टर बी जो हैं उनको 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, 5,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड हो रही है। अब सैलरी हमने उनको जो है 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की कितनी हुई? 60,000। तो 60,000 सैलरी हमने प्रॉफिट फाइंड करने से पहले ही उनको पे कर दी। जैसे कई बार लिखा होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर सच सैलरी, आफ्टर सच सैलरी। अब उसके बाद कह रहा है कि आप रिजर्व निकालिए 10%, और रिजर्व जो निकालिए वो नेट प्रॉफिट पे निकालिए। तो भाई जो हमने सैलरी उसको पहले ही पे कर दी, उसके बाद प्रॉफिट फाइंड किया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो सैलरी किस पर है? आउट ऑफ प्रॉफिट पर है, यानी कि सैलरी पहले पे नहीं करनी थी उसको हमें। तो जो चीज़ हमने उसको एडवांस में पे कर दी वो उससे रिटर्न मंगवा लेंगे कि लाओ भाई वापस करो पैसे, ठीक है। पहले हम अपना टोटल प्रॉफिट तो फाइंड करें कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना।
यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि 10% रिजर्व जो है वो नेट प्रॉफिट का 10% है, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसका 10% उठा के आप रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब पहले नेट प्रॉफिट तो फाइंड करें, तब तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉफिट जो हमें दिया है वो आफ्टर सच कमीशन, आफ्टर सच सैलरी दिया हुआ है, आफ्टर 20 सैलरी दिया हुआ है, तो यानी कि सैलरी हमने पहले माइनस कर दी, जबकि वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। समझ में आ रहा है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा ना। यानी कि सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 4 लाख क्वेश्चन में गिवन है, 4,60,000, ठीक है, 4,60,000। अब कह रहा है 60,000 उसकी सैलरी बन रही थी एक्स की। अब जो प्रॉफिट हमें जो रिजर्व फाइंड करना है वो किस पर करना है, नेट प्रॉफिट पे। तो क्या ये हमारा नेट प्रॉफिट है 460? नहीं है ना। अब हमारा नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो उसको सैलरी पे की थी वो उससे वापस ले लेंगे, तो हम उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5,20,000। तो अब हम जो 10% रिजर्व कैलकुलेट करेंगे वो किस पर करेंगे, 520 पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, 10% रिजर्व कैलकुलेट हुआ, उसके बाद हम डेबिट साइड से उसको सैलरी भी पे कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इस तरह की एडजस्टमेंट कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को ये एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट हुआ था उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उस पर 10% रिजर्व फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद सैलरी फिर उसको पे कर दी जाएगी पार्टनर को। अब ये बताइए, इस पूरे अकाउंट में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई, किसी के कोई डाउट्स हैं, किसी को कोई चीज़ पूछनी है? आई होप कि आप सब लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। किस सिचुएशन में क्या होगा। पार्थ खड़े होइए, स्टैंड अप। मिस्टर पार्थ, ये बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डीड रिटन फॉर्म में नहीं है। किस में नहीं है? रिटन फॉर्म में नहीं, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो जजमेंट करने वाला भाई आपका ओरल के लिए उसकी क्या वैल्यू है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सैलरी पे नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई रेमुनेशन पे नहीं होगा किसी भी पार्टनर को, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, कमीशन के फॉर्म में हो, कुछ भी नहीं पे होगा। ना ही आईओसी पे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं पे होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? सिट डाउन, बैठिए। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप से प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड यूज होता है उसके लिए? फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट। क्लियर? 2 टाइप्स के हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं, फिक्स्ड मेथड से और फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अब फिक्स्ड मेथड से अब होता क्या है, ये चीज़ हम आपको पहले थोड़ा समझा दें। देखिए, बहुत से बार पार्टनर चाहते हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएं, है ना। सब एक ही में मिक्सअप हो जाएगा तो ढूंढने में दिक्कत होगी। तो वो चाहते हैं कि हम लोग कैपिटल को अलग रखें, बाकी जो आने जाने वाली चीज़ें उसे हम अलग अकाउंट में रखें। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सपोज दैट आपकी मदर होम बजट प्रिपेयर करती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी आपके घर में इनकम आती है उस इनकम का कुछ % उठा करके एक अलग बॉक्स में मेंशन कर दिया। ठीक है, और सम अमाउंट उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में मेंशन कर दिया। अब जो डे बाय डे के एक्सपेंसेस हैं या जो भी इनकम्स हो रही है वो एक बॉक्स में उन्होंने मेंशन की। ठीक है,
और जो उन्होंने फ्यूचर के लिए आपके रखा हुआ है, सपोज दैट उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, आफ्टर 12th उनके एजुकेशन पे जो एक्सपेंसेस होगा वहाँ पर हम उतना बड़ा फंड हम कहाँ से लेके आएंगे, तो उस बॉक्स को, वो एक बॉक्स अलग हो गया, 2 बॉक्सेस आपकी मदर ने क्रिएट किए, ठीक है। तो अब जो एक जो है वो उसमें क्या है कि डे बाय डे के जो भी एक्सपेंसेस होंगे या जो भी इनकम्स होगी वो सब उस बॉक्स में जाएगी। उसमें क्या है, केवल एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ मदर आपकी ट्रांसफ़र करती चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनर चाहता है कि उसे जो है कैपिटल अकाउंट में वो कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता, वो चाहता है कि कैपिटल मेरी कितनी है बस उसमें कैपिटल ही मेंशन हो और कोई चीज़ें उसमें मेंशन ना हो, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलावा पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मेंशन हो, ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में वो मेंशन कर देता है। कहाँ मेंशन कर देता है, करंट अकाउंट में। इसलिए फिक्स्ड मेथड से जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो 2 मेथड से जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं तो 2 अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं 10 बुक्स ना रखें, जैसे कि आप लोग एक रफ को यूज़ करते हो, रफ के ऊपर कितना वर्डन होता है, रफ कॉपी के ऊपर सारे सब्जेक्ट का लोड उसी कॉपी पे होता है। रफ कॉपी पे क्या होता है, सारे सब्जेक्ट का लोड होता है। उसी कॉपी में आपके फिजिकल एजुकेशन के भी नोट्स होंगे, उसी में आपके कंप्यूटर्स के भी नोट्स होंगे, उसी में आपके अकाउंट्स के भी नोट्स होंगे, उसी में आपके बिजनेस स्टडीज़ के भी नोट्स होंगे। तो कितना लोड है उसके ऊपर, है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और अगर फिक्स मेथड से बनाते हैं तो कैपिटल वाली बुक्स में कोई लोड नहीं, केवल कैपिटल मेंशन है, बाकी सारी रनिंग चीज़ें जितनी भी हैं वो सब कहाँ हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग बुक्स ना रखें, एक ही बुक्स रखें, बहुत भारी हो गया है ना। जैसे सपोज दैट बच्चे कहते हैं कि सर बैग बहुत भारी हो गया, आप इतनी मोटी मोटी बुक्स हम लेके आ रहे हैं, बहुत भारी बैग हो गया है ना। तो आपने क्या सोल्यूशन निकाला कि सब बुक्स की जगह पे आपने एक बुक्स परचेज कर ली, एक सैम्पल पेपर आपने ले लिया जिसमें कि सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, बस एक बुक लेके चले आए, है ना। होता है कि नहीं होता है। तो वही वर्क यहाँ पर ये अकाउंट करता है, इसी के ऊपर सारा लोड है, इस अकाउंट में सारा लोड इसी के ऊपर है। क्लियर आ रहा है, यानी कि कैपिटल भी यहाँ मेंशन हो रही है, अगर किसी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वो भी यहाँ मेंशन हो रही है, यदि किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रू की है वो भी इधर मेंशन हो रही है। इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इज दैट क्लियर। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनेगा तो पार्टनर्स की जो भी इनकम होगी वो कहाँ शो होगी, क्रेडिट में, और पार्टनर्स के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ शो होंगे, डेबिट में शो होंगे। इज दैट क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिसीव होगा या वो पे करेंगे, रिसीव होगा, इसलिए उनके कहाँ आ गया, क्रेडिट में। सैलरी पार्टनर्स को रिसीव होगी या पे होगी, भाई पार्टनर रिसीव करेगा या पे करेगा, रिसीव करेगा, तो इसलिए उसको क्रेडिट में शो किया गया। पार्टनर को कमीशन फर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, इट मीन्स पार्टनर्स को मिल रहा है, उसकी इनकम हो रही है, तो क्रेडिट में शो होगी। अगर पार्टनर्स ने मनी विड्रॉ किया था तो क्या वो रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए ड्राइंग्स कहाँ आ गई, डेबिट में आ गई। अब अगर उसने विड्रॉ किया है तो उस पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, फर्म को पे करेगा ना, इसलिए उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर्स की इंडिविजुअल बैलेंसिंग करके यहाँ पर शो कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बताया फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। किस मेथड से बताया, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो, सब में मोस्टली फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। या तो क्वेश्चन में मेंशन हो कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है
तो हम फिक्स्ड मेथड से प्रिपेयर करेंगे, तो उस मेथड में हमें 2 अकाउंट्स करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन कौन से? करंट और कैपिटल। और या फिर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो फिक्स्ड मेथड से कर रहे हैं, तो अगर ये 2 सेंटेंसेस गिवन है तो फिक्स्ड मेथड का यूज़ करेंगे, अन्यथा हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड का यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अगर हमको सम्स दें तो सॉल्व होंगे। आप अपनी वर्कशीट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, on 1st April 2023, Paras and Anshul entered into partnership for doing business of dry fruits। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को 2 पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुए। कौन कौन? पारस एंड अंशुल। ठीक है, आगे कहता है पारस इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज कैपिटल एंड अंशुल इंट्रोड्यूस 50,000। ठीक है, यानी कि जब वो लोग पार्टनरशिप में ज्वाइन हुए तो पारस ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस की फर्म में? 1,25,000 एंड अंशुल ने कितनी इंट्रोड्यूस की? 50,000। On 1st July 2023, Paras introduced additional capital of रुपये 50,000। कह रहा है 1 जुलाई 2023 को पारस ने 50,000 और इंट्रोड्यूस किया, मतलब फर्म में और इन्वेस्ट किया। आगे कह रहा है एंड अंशुल इंट्रोड्यूस रुपये 1,30,000 और अंशुल ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 1,30,000 इंट्रोड्यूस किया। On 30 September 2023, पारस विड्रू रुपये 25,000। कह रहा है 30 सितंबर 2023 को पारस ने 25,000 विड्रॉ कर लिया। कि क्या विड्रॉ किया? कैपिटल विड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड अंशुल विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2024 रुपये 30,000 और 1 जनवरी को अंशुल ने विड्रॉ किया 30,000। इज दैट क्लियर? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करिए, 5 मिनट्स का टाइम आपके पास है, सॉल्व करिए। जब नहीं सॉल्व होगा तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करिए आप लोग।
अब ये बताइए, इन्होंने कैपिटल नेक्स्ट डेट को कैपिटल इंट्रोड्यूस की या विड्रॉ की? इंट्रोड्यूस की। किस डेट को इंट्रोड्यूस की? इंट्रोड्यूस कब की इन्होंने कैपिटल? 1 जुलाई को। ठीक है, तो इट मीन 30 जून तक तो कोई चेंजेस नहीं थे। तो 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023 तक इनकी कैपिटल कितनी थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी बिगिनिंग में? कितनी इंट्रोड्यूस की थी? 1,25,000। ठीक है, रेट कितना है हमारा? 6%। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इंटरेस्ट पूरे होल ईयर का तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये जो अमाउंट है इनका वो किस डेट तक इन्वेस्टेड था? इस डेट से लेकर के इस डेट तक इन्वेस्टेड था। ठीक है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक इंट्रोड्यूस था अमाउंट। ठीक है, तो कितने मंथ हुए यहाँ से यहाँ तक? 3 मंथ, अप्रैल, मई एंड जून। तो इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? उसके बाद 1 जुलाई को इन्होंने कैपिटल चेंज कर दी। 1 जुलाई 2023 को इन्होंने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया इन्होंने? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो इट मीन्स इनके पास स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 1,25,000 थी पारस के पास। फिर इन्होंने कितना इंट्रोड्यूस कर दिया? 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर कैपिटल चेंज की, विड्रॉ किया कहीं? किस डेट को विड्रॉ किया? 30 सितंबर। इट मीन 30 सितंबर तक तो हमारी कैपिटल क्या रही? फिर भाई टोटल कैपिटल कितनी रही? 175 कैपिटल हमारी हो गई टोटल। इस टाइम ड्यूरेशन में पारस ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, इतनी मनी इन्वेस्ट की थी। तो ये डेट कितनी हो गई? इस डेट से इस डेट तक कितने मंथ हो गए? जुलाई टू सितंबर कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। ठीक है, तो हमारी कैपिटल थी 1,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इंटू 3 मंथ इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, फिर अब इन्होंने क्या किया? कैपिटल विड्रॉ किया। किस डेट को? 30 सितंबर को विड्रॉ कर लिया। इट मीन 30 सितंबर 2023 टू हमारा अकाउंटिंग डेट क्या है? क्लोजिंग डेट 31 मार्च। 31 मार्च 2024 को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अब हमारे, इससे पहले हमारे पास कैपिटल कितनी थी? 1,75,000 थी। हम बिगिनिंग वाली नहीं पूछ रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमारी कैपिटल कितनी थी? 1,75,000 थी। बट हमने कैपिटल क्या कर ली? विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉ कर ली, इट मीन्स कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई। तो हम कैपिटल को माइनस कर देते हैं। कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया कैपिटल से? 25,000। तो 25,000 हमने माइनस किया, तो अब हमारी कैपिटल कितनी बची? 1,50,000 हमारी कैपिटल रिमेनिंग है। अब ये कितना टाइम पीरियड हुआ यहाँ से यहाँ तक? 30 सितंबर टू 31 मार्च, 6 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो भी 6% है, इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12। ठीक, अब क्या करिए? इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन, उसके बाद टोटल कर दीजिए, तो हमारी पारस की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? क्लास किसी को कोई डाउट बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन करिए, कैलकुलेट करिए। उसके बाद फिर अंशुल की आप कैलकुलेट करिए। पारस की मैंने कैलकुलेट करके बता दी, इसी तरीके से अंशुल की आप कैलकुलेट करिए। जो सेकंड पार्टनर है उसकी कैपिटल आईओसी को आप कैलकुलेट करिए। फटाफट करिए जल्दी से, क्विक। इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ मेंशन करिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ मेंशन करिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ मेंशन करिए, और इन सब का टोटल फिर आप यहाँ पर ले लीजिए। तो ये टोटल आईओसी जो कि पे होगी किसको? मिस्टर
पारस को फर्म के द्वारा। ठीक है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट किया। फर्स्ट वाले का कितनी वैल्यू आई? फर्स्ट वाले की वैल्यू 1875 यानी 1875। सेकंड की 2625। थर्ड 4500। अब इसका टोटल कैलकुलेट कर लीजिए 9000। तो यानी कि टोटल आईओसी की आपकी पारस की कितनी हो गई? 9000 हो गई। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करिए नेक्स्ट पार्टनर की। नेक्स्ट पार्टनर कौन है आपका? अंशुल। तो अंशुल की कैलकुलेट करिए। अंशुल की बिगिनिंग में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसने? इसको रफ कर दें, हम इसको रफ कर दें। तो अंशुल ने कितनी इंट्रोड्यूस की थी? 50,000 इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और किस डेट तक उसने फिर चेंज कब की? 1 जुलाई को ही चेंज की। तो यानी कि 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 30 जून तक यानी कि 3 मंथ 3/12 कितना आ जाएगा उसका? 750। फिर अब इसने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस की कि क्या किया? इंट्रोड्यूस की। कितनी इंट्रोड्यूस की? 1,30,000 इंट्रोड्यूस की। तो 130 इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो 50,000 और 130 कितना हो गया? 180। तो 180 हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस वैल्यू पर करेंगे? 180 की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। किस पर करेंगे? 180 की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। कितने? अब ये फिर इसके बाद इसने कब चेंज की कैपिटल? 30 सितंबर को चेंज की। तो 31 जनवरी को। तो इट मीन्स 31 दिसंबर तक तो हमारी यही थी। तो कितने मंथ हुए? 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ हुए। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मंथ आएंगे वो 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? क्योंकि इसने जनवरी में फिर चेंज किए सब। फिर इसने जो है जनवरी में चेंज की। तो जनवरी की तक हम लोग का कितने मंथ हो गए? दिसंबर तक 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 जनवरी को इनकी कैपिटल चेंज हो गई। 1 जनवरी 2024 को इन्होंने कैपिटल चेंज कर दी। पहले इनकी थी 180 में से इन्होंने कितना विड्रॉ किया? कितना विड्रॉ कर लिया?
30,000, तो 30,000 माइनस कर दीजिए, तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई 150। तो 150, अब ये कितने मंथ हुए, जनवरी टू मार्च 3 मंथ, तो यहाँ पर हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके कैलकुलेट करिए, इसका आ रहा है 5400, नेक्स्ट 2250, अब ऐड ऑन करिए इन सबको 8200, 8400, तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट इसका कितना हो गया 8400 हो गया। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए, इधर देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17, कार्तिक एंड वरुण, इस क्लास इधर फोकस करिए अपने क्वेश्चंस पे। कार्तिक एंड वरुण स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। कार्तिक ब्रॉट in machinery valued at ₹50,000 while Varun bought ₹40,000 in cash। यानी कि कार्तिक और वरुण 2 पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। अब कार्तिक ने क्या किया कि 50,000 की मशीनरी वो कैश में पे ना करके उसने काइंड्स के फॉर्म में ले आया, मशीनरी ले आया 50,000 की, तो इट मीन्स उसकी 50,000 कैपिटल हो गई। और जो वरुण है वो 40,000 कैश के फॉर्म में लेके आए बिजनेस में। ठीक है, आगे कहता है कार्तिक एंड वरुण डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यानी कि कार्तिक और वरुण ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम लोग 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि कार्तिक इज़ टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अब कार्तिक को जो है वो सैलरी प्रोवाइड हो रही है 1,000 पर मंथ। तो ये बताइए यहाँ पे सैलरी जो शो करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो सैलरी कितनी शो करेंगे, पूरे होल ईयर की सैलरी पे करनी। और हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1,000 पर मंथ है, यानी मंथली सैलरी दी है और हमें पे करनी है ईयर की। तो इन 1,000 इंटू 12 यानी कि पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 मंथ की 12,000 सैलरी पे होगी। सिट डाउन। नेक्स्ट, एंड वरुण इज़ टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ पर एनम। अब यहाँ पे वरुण की जो सैलरी है वो किस में गिवन है, एनम में गिवन है। इट मीन्स उसे पूरे होल ईयर में 6,000 सैलरी के फॉर्म में पे हो रहे हैं, तो उसकी 6,000 ही डायरेक्टली हम यहाँ पर इस अकाउंट में शो कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है वरुण इज़ टू गेट कमीशन ऑन 5% ऑन सेल्स यानी टर्नओवर ऑफ ₹80,000। यानी कि जो हमारा सेल्स है, टोटल सेल, ठीक है, या उसको टर्नओवर भी कह सकते हो कि जो टोटल टर्नओवर है उस पर उसको 5% के हिसाब से कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये नहीं दे रहा है कि बिफोर सच कमीशन या आफ्टर सच कमीशन, तो हम क्या करेंगे, किस पर कमीशन देंगे, 80,000 कमीशन, 80,000 पर कमीशन फाइंड करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिफोर सच कमीशन। ठीक है, तो 80,000 इंटू 5/100। नेक्स्ट, दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब यहाँ पर पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, वरुण ने कितनी की थी, कार्तिक ने 50,000। भाई 50,000 की मशीनरी ले आया था, चाहे वो मशीनरी ले आए चाहे वो कैश लाए, बात एक ही है। ठीक है, तो 50,000 का 10% 5,000 उसे सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी। और वरुण 40,000 कैश लेके आया था, तो 40,000 का 10% 4,000 उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्राइंग ऑफ कार्तिक एंड वरुण वर ₹7,000 एंड ₹14,000 रिस्पेक्टिवली। अब जब टोटल ड्राइंग, लमसम ड्राइंग 1 टाइम में गिवन हो, ठीक है, और डेट मेंशन ना हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम वर्ड इंक्लूडेड हो, तो कितने मंथ की सैलरी होती है, 6 मंथ की। कितने मंथ की सैलरी पे की जाती है, 6 मंथ की सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट पे किया जाता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट पर एनम हो तो कितने मंथ की इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरे होल ईयर का, यानी कि 12 मंथ का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। यानी कि
जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था उसका 10% हम लोग किस में प्रोवाइड कर देंगे, जनरल रिजर्व के फॉर्म में पे कर देंगे, कंपनी पे कर देगी। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 आर ₹90,000। अब फर्म को प्रॉफिट था 90,000। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी फॉर्मेट में आपको क्लियर कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, और यही तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में कितना है, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, ऊपर फॉर्मेट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024, फॉर्मेट प्रिपेयर करिए, इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करिए। इस क्वेश्चन में ही हम यहीं पर सॉल्व करवाते चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, क्लोजिंग डेट क्या है हमारी, 31 मार्च 2024 है। ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड हो गई एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। इट मीन्स अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट प्रिपेयर होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होता है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल एक्सपेंसेस शो द डेबिट एंड ऑल इनकम शो द क्रेडिट, ठीक, क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्वेश्चन में देखिए हम क्या नोट डाउन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या इसमें कुछ एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, क्वेश्चन में ढूंढिए। दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इट मीन्स अब इस प्रॉफिट को हम डायरेक्टली बाहर शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस तो हैं ही नहीं। अगर वो होते तो फिर इस प्रॉफिट की वैल्यू को इनर में शो करते और वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आता तब हम प्रॉफिट बाहर शो करते। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? तो आपने प्रॉफिट आउटर में शो कर दिया, किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व में 10% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व किस साइड शो होता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर मेंशन करिए टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 90,000। तो 90,000 का 10% कितना हुआ, 9,000, शो कर दिया। इसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे बोथ पार्टनर्स को पे हो रही है। तो अब जब बोथ पार्टनर को पे हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, अंडरलाइन कर देंगे उसको, टू सैलरी अकाउंट अंडरलाइन करिए, और नीचे पार्टनर्स के नेम मेंशन करिए। कौन कौन पार्टनर हैं, कार्तिक एंड वरुण। अब कार्तिक को जो सैलरी पे हो रही है वो पर मंथ हो रही है, पर क्वार्टर हो रही है, या पर एनम हो रही है, पर मंथ हो रही है। तो आगे ब्रैकेट में मेंशन करिए पूरे पर मंथ कितनी हो रही है कार्तिक को, 1000। तो पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं, तो 1000 इंटू 12 ब्रैकेट में मेंशन करिए, और इनर में ही अमाउंट लिखिए 12,000, इनर में ही अमाउंट लिखिए 12,000। फिर पारस को कितनी सैलरी पे हो रही है, पर एनम 6,000 पर एनम। तो इट मीन्स 6,000 मेंशन कर दीजिए यहाँ पर इनर में, हो गया। टोटल एड ऑन करके बाहर शो करिए, 18,000 सैलरी हो गई, ए एंड बी, यानी पारस की और उसकी मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़िए अपने, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, कमीशन। कमीशन किस पे कह रहा है, टर्नओवर पे, ना कि नेट प्रॉफिट पे। किस पे कह रहा है, टर्नओवर पे। तो टर्नओवर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 80,000। कमीशन किस साइड शो होगा, डेबिट साइड। तो किसको मिल रहा है कमीशन, तो टू वरुण्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5%,
ठीक है, तो निकाल दीजिए टर्नओवर कितना है क्वेश्चन में 80,000। 80,000 का कितना परसेंट 5% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 4,000। तो 4,000 केवल एक इंडिविजुअल पार्टनर को मिल रहा है तो डायरेक्ट बाहर शो कर दीजिए। हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आईओसी फर्म पे करती है या फर्म रिसीव करती है पे करती है। तो इट मीन्स एक्सपेंसेस डेबिट। अब बोथ पार्टनर्स को आईओसी प्रोवाइड होगी तो यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। अंडरलाइन करिए, नीचे पार्टनर के नेम मेंशन करिए जैसे यहाँ पर किए हुए हैं। अब फर्स्ट पार्टनर कौन है कार्तिक ने कितना इन्वेस्ट किया था 50,000। तो 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000 मेंशन करिए इनर में। वरुण ने कितना 40,000 इन्वेस्ट किया था तो 40,000 का 10% 4,000 उसका मेंशन कर दीजिए। अब ऐड ऑन करके आप आउटर में शो कर दीजिए कितना हो गया 9,000। नेक्स्ट स्टेप में क्या है नेक्स्ट स्टेप में ड्राइंग मेंशन है, बट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है नहीं बोला गया है। तो जब इट मीन्स पार्टनर्स को उनके द्वारा विड्रॉ की गई अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो जब मेंशन ही नहीं है तो हम क्यों शो करेंगे। क्लियर हो गया। तो उसका यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा यहाँ पर। हो गया, क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद भी कोई पॉइंट बचा है क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, डेबिट का टोटल अलग ऐड ऑन करेंगे और क्रेडिट का टोटल अलग ऐड ऑन करेंगे। पहले ऐड ऑन करिए दोनों साइड का टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना है 90,000 और डेबिट का टोटल 40,000। तो इट मीन्स क्रेडिट का टोटल एक्सेस है तो इसे नीचे बॉक्स में बोथ साइड मेंशन करिए 90,000 करके बोथ साइड मेंशन करिए किया। अब 90 में से 40 आप माइनस करिए तो इट मीन्स फर्म की इनकम थी 90,000 और एक्सपेंसेस हुए 40,000। तो फर्म के पास एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा 50,000। तो 50,000 यहाँ शो करिए बॉक्स के ऊपर किया। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और उसे शो कहाँ करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या कैपिटल अकाउंट कई बार हम लोग करंट अकाउंट भी मेंशन करते हैं। कब करते हैं करंट अकाउंट जब हमें कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से प्रिपेयर करना हो। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा कि फिक्स मेथड से बनाइए या उनकी कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसको अंडरलाइन करिए, नीचे पार्टनर्स के नेम लिखिए पारस एंड कार्तिक एंड वरुण। तो कार्तिक एंड वरुण उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में 3:2। तो 3 and 2 ऐड ऑन करिए कितना हुआ 5, यानी कि 5 का 3% उसको और 2% उसको। तो 3/5 निकालिए पहले 30,000 फर्स्ट वाले के सामने इनर में मेंशन करिए और नेक्स्ट वाले का कितना आएगा 20,000। तो 30 और 20 ऐड ऑन करके कितना हो गया 50,000। क्लियर, कोई डाउट किसी को, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आई होप हम ये आशा कर सकते हैं कि आप सबको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब कोई भी क्वेश्चंस अगर पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आता है तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 मार्क्स में आईओसी कैलकुलेट करने को आता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है क्वेश्चन में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आता है कैलकुलेट करने को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर बेसिस ड्राइंग और एक इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग। इनरेगुलर बेसिस ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से
है ना। और रेगुलर ड्राइंग के लिए देखना पड़ता है केस में कि वो ईयरली केस है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है ना। बात समझ में आ रही है। तो उतने परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप हमने आपको पूरा ये जो अकाउंट है वो क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स ने भाई सपोज दैट ये 2 पार्टनर्स हैं, कार्तिक और वरुण, तो इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करते इसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, 50,000 एंड 40,000। तो 50,000 यहाँ शो करेंगे एंड 40,000 यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद एडिशनल कैपिटल तो किसी ने कोई इंट्रोड्यूस की नहीं थी, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कार्तिक को कितना प्रोवाइड हुई थी, 5,000, तो कार्तिक के बॉक्स में शो हो जाएगा और वरुण को 4,000। फिर सैलरी, कार्तिक को जितनी सैलरी होगी वो कार्तिक के अकाउंट में शो हो जाएगी और वरुण की सैलरी वरुण के अकाउंट में शो हो जाएगी। फिर कमीशन कितना मिल रहा है, किसको मिल रहा है, वरुण को, तो 22 कमीशन लिख करके वरुण के अकाउंट में शो कर देंगे अमाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट डिवाइड किया था हमने, किया था कि नहीं किया था। तो प्रॉफिट फर्स्ट वाले को 30,000 मिला था तो उसके अकाउंट में 30,000 अमाउंट, और सेकंड वाले को 20,000 हमने डिवाइड किया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 20,000 मिला था, तो 20,000 उसके यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, तो ड्राइंग कहाँ शो होगी, डेबिट में। तो जितना कार्तिक ने विड्रॉ किया था उसके यहाँ शो कर दीजिएगा और जितना वरुण ने विड्रॉ किया था उसके यहाँ शो कर दीजिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमने कैलकुलेट भी नहीं किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे क्या मेंशन करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को?